शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट सफदर शाहीन पीरजादा साहब। आज इनसे बात करेंगे हम अमीर फतेह और कैसर बट के जावेद बट के साथ होने वाले अफसोसनाक वाकये में मुलव्वस होने के हवाले से। अब इस केस में क्या कानूनी नकाइस पैदा हो चुके हैं, अमीर फतेह और कैसर बट के अब बचने के कितने इम्कानात हैं, ये तमाम सवालात हम सफदर साहब के सामने रखते हैं और इनसे इनका कानूनी जो है वो हल पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सफदर साहब। जी वालेकुम सलाम। पीर जी, केस आपको इल्म है कि जावेद बट का वकूआ होता है लाहौर में और एक FIR दर्ज हो जाती है उनके बेटे की मुद्दत में। उनकी वालदा साथ मौजूद थी और उन्होंने उस वक्त ये बयान दिया था कि अमीर फतेह और कैसर बट मौके पर मौजूद थे फायरिंग करने वाले में। लेकिन बाद में एक शनाख्त परेड उन्होंने की जेल जाके दो अफराद की, अलियास और अजहर की, और कहा कि ये मेरे दो मुलजम है जिन्होंने फायरिंग की। अब ये केस कहां स्टैंड कर रहा है जबकि अमीर फतेह और कैसर बट ने अब इंटरम भी करवा ली है? ये बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ जो FIR जब दर्ज होती है ना, तो मोस्टली उसमें कोई 90% जो है ना वो वकूआ गलत बयान किया जाता है। और उसमें बदकिस्मती का आलम यह है कि लोकल पुलिस इन्वॉल्व होती है, जो वहाँ पे उनका कोई लीगल एडवाइजर है वो इन्वॉल्व होता है, वो भी उनको सही मशवरा नहीं देता कि जो हुआ हुआ है, जो जेन्युइन है, जो नेचुरल है, जो सच्चा है, उसको रखें ताकि मुल्ज़मान बच ना सके। वो पहले वो कहते हैं ना कि एक झूठ बोल के उसके बाद 101 झूठ बोलना पड़ता है वो पहले झूठ को छुपाने के लिए, और वो पहला झूठ फिर भी नहीं छुपता और वो 101 एक पाइल अप हो जाता है और चीजें बिल्कुल खराब हो जाती हैं। अब इस केस में भी यही हुआ है। अब अमीर फतेह और कैसर बट, जिसके बारे में आई विटनेस ने ये स्टेटमेंट दी थी कि मैं उस वक्त खुद गाड़ी में मौजूद थी और इन्होंने फायरिंग की है और इन्होंने जो है ना जावेद बट को मारा है। अब जैसे आप बता रहे हैं कि उन्होंने अब जेल में जाके शिनाख्त परेड की है और उन्होंने कहा जी इन्होंने नहीं, ये और दो अलियास वगैरह इन्होंने मारा है। अब देखें यहाँ पे कानून ये कहता है, कानूनी शहादत आर्डर जो प्रोवाइजो 3 है ना उसका, वो कहता है कि कोई भी जो विटनेस है ही मस्ट ऑब्जर्व कि वो तज़कियातुल शहूद के कॉन्सेप्ट पे पूरा उतरता है, जो उसकी बेसिक क्वालिफिकेशन है किसी भी विटनेस की। तज़कियातुल शहूद क्या है? सबसे पहला उसका ये है कि उस बंदे ने कभी झूठ ना बोला हो, बाकी सारी को छोड़ दें कि वो बंदा उसकी रेपुटेशन अच्छी हो, इस्लामी कवानीन से वाकिफ हो, बाकी जितनी भी हैं छोड़ दे सिर्फ इसलिए। अब अगर उसी तज़कियातुल शहूद को यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो ये तो बेसिकली शहादत के प्रीव्यू से ही बाहर हो गई ये चीज कि आपने पहले दो बंदों को कहा कि मैंने इनको देखा है, बाद में जो दो को जाके कह दिया कि इन्होंने शूट किया है। केस का तो माजरत के साथ यहाँ पे बेड़ा गर्क हो गया, खत्म हो गया केस। अब लॉ पे आ जाते हैं कि इस पे लॉ क्या अप्लाई होगा। देखिए, हम बचपन से सुनते आते हैं कि एक कानून है अंग्रेज का बनाया है कि फॉल्सिस इन यूनो फॉल्सिस इन ओमनीबस, कि अगर एक बंदा एक जगह पे झूठ बोल जाए तो दूसरी जगह भी झूठ बोलता होगा, वहां पे भी झूठा होगा। अब वो इसलिए कहा था कि कोई भी जो शख्स है, जो विटनेस है, वो जिसने जिसने जो एक स्टैंड लिया वो स्टैंड पे उस बयान पे पूरा रहे। लेकिन बदकिस्मती से इस केस में तो देखें वो खुद ही अपने बयान से खुद मुकर गया। मैं जो आई विटनेस थी, मीनिंग देयर बाय कि वो केस उन्होंने खुद अपनी मर्जी से अपने हाथों उसका गला घूंट दिया। अब जो उसका दूसरा बयान है उस पर लॉ ऑफ स्टॉपल लगता है। लॉ ऑफ स्टॉपल के तहत वो कभी भी एक बयान के बाद दूसरा बयान नहीं दे सकता। अब उसके तहत वो खत्म हो गया। फिर आर्टिकल 129B और 16 जो है ना, वो कहते हैं कि कोई भी जो विटनेस है ना, उसको अगर वो गिल्टी एसोसिएट है तो फिर भी उसकी विटनेस नहीं ली जाएगी कि वो अपने आप बचाने के लिए कर रहा है। यहाँ पे तो लगता ये है कि इन इन जिन्होंने बयान दिया है वो चाह रहे हैं कि वो दोनों जो हैं, दोनों ग्रुप जो हैं, जो दो साइड का साइड पहले है अमीर फतेह और कैसर बाटा, दूसरा अलियास वगैरह, दोनों को बचाना चाह रहे हैं। और अब जो केस की है और ये वाला जो है जो लॉ है फॉल्सिस इन यूनो फॉल्सिस इन ओमनीबस, ये कोई 3 साल पहले पाकिस्तान में लागू हो गया। जब खोसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे तो उन्होंने एक जजमेंट दी। उस जजमेंट में उन्होंने कहा कि ये कानून यहाँ एप्लीकेबल है और कुरान में ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है कि जो इस कानून की इम्प्लीमेंटेशन को रोक रही हो। तो उसी के तहत उन्होंने मुसलमान को बरी किया। वो थाना रैया नारवाल का केस था। अब अगर उसको देखें तो वो तो बिल्कुल ही सिरे से काम खत्म हो गया। इस केस में कोई लेजिटिमेसी रह ही नहीं जाती। सो ये दूसरी जो स्टेटमेंट दी गई है, जो आइडेंटिफिकेशन परेड की गई है, मेरे ख्याल में इसके बाद तो इसमें कोई अंदेशा ही नहीं है। ये केस बिल्कुल
सिस्टमेटिकली किस शख्स ने ये खत्म करवाया है, किस शख्स ने ये केस का पूरे का जो है ना वो क्रियाक्रम कर दिया और इसका मकबरा बना दिया, इसमें अब कोई चीज नहीं है। अब जो दोनों ने बेल्स करवा ली हैं, वो दोनों जो बेल्स इतना सीरियस ऑफेंस है 302, उसमें उनकी बेल्स कंफर्म हो जाएगी। अच्छा, अब इसमें पुलिस पर शामिल तफ्तीश भी हो रही है, तो पुलिस उनको शामिल तफ्तीश रख के क्या करेगी? क्या पुलिस ने उनसे लेना है? क्या क्योंकि कैसे बद ने जो 10 बंदों के बयान हल्फी जमा करवाया कि जी मैं मौके पर मौजूद नहीं था। बिल्कुल सही। अमीर फतेह की बारी आएगी तो वो भी यही कुछ जमा करवाएगा पुलिस को जाके, जब वो इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो जाएगा। यस। तो जो सूरत हाल बनने जा रही है, तो फिर पुलिस ने रिकॉर्ड अदालत में जमा करवाना है कि बेल की कंफर्मेशन के हवाले से या रिजेक्शन के हवाले से। बिल्कुल तो सही। पुलिस का अब क्या है कि पुलिस कुछ लिख सकती है इस तमाम सिनेरियो में जो पुराने 2 बयान दिए गए हैं? सर देखें, अब इन बयानात की जरूरत ही नहीं है। जब पुलिस के पास ये बयान आ गए जो आइडेंटिफिकेशन परेड सेक्शन 22 के तहत हुई है, उसकी सिग्निफिकेंस जो 161 की स्टेटमेंट है उससे कहीं ज्यादा है। और जो मदई की स्टेटमेंट है 161 की आई विटनेस, उसके बाद उसकी आइडेंटिफिकेशन परेड होगी, उसके बाद मजिस्ट्रेट ने उसको सैंक्टिफाई किया, अटेस्ट किया। अब वो जो स्टेटमेंट है वो चलेगी, पिछली दोनों नहीं चलेंगी। अब तो पुलिस के पास बहुत ही रूम है कि वो लिख दे कि पहले जो आई विटनेस उसने ये बयान दिया था, अब उसने ये बयान दिया है, इन दोनों बयान का हवाला दे कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, ये दोनों जगह पे इसने झूठ बोला, तो चारों को अगर बरी करते फिर भी कुछ नहीं होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लीगली वो सारे लवाजमत पूरे है। और यहाँ जहां तक इन दोनों की बात है, अमीर फतेह और कैसर बट, तो इनकी बेल तो कंफर्मेशन में अब कुछ चीज बाकी रह ही नहीं गई ना। क्यों नहीं रह गई? कि जो आई विटनेस है उसने खुद अपना स्टैंड चेंज कर लिया। अब तो उसने खुद जाके कह दिया कि मेरे जो शूटर हैं वो ये हैं, इन्होंने शूट किया है। तो अब वो जो पहली स्टेटमेंट थी वो तो खत्म हो गई, जो सब्सिक्वेंट जो है वो लेटर इन टाइम में उसने प्रिवेल करना है। तो उसके वो सिर्फ 161 की स्टेटमेंट ही नहीं है, वो 161 की स्टेटमेंट के साथ जो चीजें अटैच हैं वो ज्यादा खतरनाक है इनके लिए। वो क्या है? 161 की स्टेटमेंट आई होगी कि ये 2 मुसलमान हैं जी, इनको भी शामिल तफ्तीश करें। फिर उसके बाद पुलिस ने शामिल तफ्तीश किया, फिर उसके बाद उनकी आइडेंटिफिकेशन परेड हुई मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में, मजिस्ट्रेट ने उसको टेस्ट किया। अब उसकी लीगल वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई है। जो पहले दोनों के नाम लिए गए हैं अमीर फतेह और कैसर बट, वो तो बिल्कुल अब उन पे बारे सबूत खुद ही नहीं बनता। जब उसने अपना स्टैंड खुद चेंज कर लिया, तो लॉ ऑफ एस्टाबल के तहत उनके पास तो कोई कुछ भी स्टेटमेंट ना दें, एफिडेविट ना दें, वो उनकी बेलें कंफर्म हो जाएंगी। अच्छा, अब जो पुलिस है और अदालत है, हाँ। इस केस में जो 302 का मुकदमा, जो नामजद मुकदमा है इन दोनों अफराद के खिलाफ, बेल कंफर्म होती है या ये मुकदमे से ही डिस्चार्ज हो जाते हैं? मुकदमे से डिस्चार्ज होना बनता है इनका। ये एक बड़ी स्टेटमेंट है। मैं पूरी जिम्मेदारी से ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ। आई विटनेस कह रहा है, आई विटनेस स्टार विटनेस है, उसके अलावा आपके पास एविडेंस ही कोई नहीं है इस पे। तो जब स्टार विटनेस फ्लक्चुएट कर रहा है तो बाकी मुकदमे में क्या रह गया? आई विटनेस की स्टेटमेंट पे जजा और सजा होनी होती है। तो जब आई विटनेस की 2 स्टेटमेंट आ गई तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, तो जब दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, दोनों आपस में टकराएंगी, केस खत्म हो जाएगा। तो उसी बुनियाद पे इसका डिस्चार्ज होना बनता है। ये डिस्चार्ज के लिए अपील करनी पड़ेगी, कोई दरख्वास्त देनी पड़ेगी, या जज साहब खुद ही जिस टाइम बेल कंफर्मेशन की जो आनी है इनकमिंग इंटरम की, उस पर ये कर सकते हैं? नहीं, ये उस वक्त नहीं कर सकते। बेल का लॉ डिफरेंट है, डिस्चार्ज का लॉ डिफरेंट है। वो मुतलका मजिस्ट्रेट के पास ये दरखास्त देंगे और वो आगे जो है ना कमिटल प्रोसीडिंग के तहत एएसजे को भेजेगा, ट्रायल कोर्ट है, वहां से ये डिस्चार्ज होंगे। उससे पहले अभी ये लटके हुए हैं बीच में। हाँ, उतनी देर तक होंगे। लेकिन जो पुलिस की रिपोर्ट आनी है 6 को, हाँ। उसमें फिर कभी इम्कान है कि पुलिस ये लिख कर दे सकती है या फिर आगे थोड़ा खेल भी सकती है इनको लटकाने के लिए? हाँ, अगर कोई पुलिस के मोटिवेटेड कोई इनकी चीजें हों तो वो है, लेकिन अब जब स्टेटमेंट आ गई है उसमें मजिस्ट्रेट की जो है ना अटेस्टेशन आ गई आइडेंटिफिकेशन परेड के बाद, तो उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि अगर कोई सीजन पुलिस ऑफिसर, प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर इसको देखता है तो वो कहेगा कि नहीं उनको भी रखो, तो इनको भी रखो, चारों को कर दो अदालत की जवाबदेही पे। नहीं, वो उनको डिस्चार्ज लिखेगा, डिस्चार्ज लिख के तो फिर शायद ये कह सकता है कि अदालत की जवाबदेही पे अदालत कॉल कर दिया कि नहीं। लेकिन पुलिस को अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए जब इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस दूसरे लोगों के खिलाफ आ गया है और इनके खिलाफ कुछ नहीं है, तो इनको डिस्चार्ज कर देना चाहिए। उन दोनों का फिर क्या मुस्तकबिल होगा इस केस में? वो लोग शामिल हो जाएंगे जो शूटर्स हैं? ऑब्वियसली वो शामिल होंगे, लेकिन वो सब्सिक्वेंटली ट्रायल कोर्ट में जाके इसी की स्टेटमेंट पहली का हवाला दे के उनको वो भी छूट जाएंगे। एक ही बंदे की 2 स्टेटमेंट्स है ना, एक आई विटनेस की, तो विच इज टू बी बिलीवेबल। तो फिर जो ये शुरू में कहा जा रहा था कि जो एफआईआर दर्ज करवाई गई है ये गलत दर्ज करवाई गई, उस वक्त एग्जैक्टली बीच में डाल दिया था। एग्जैक्टली यस।
अब तो मेरे ख्याल में इनका अगर बहुत बेहतर इन्होंने करना होता ना, तो वो करते कि प्राइवेट कंप्लेंट में चले जाते और प्राइवेट कंप्लेंट में कहते कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ये बात सामने आई है कि ये लोग भी बीच में शामिल हैं, और अगर ये जेन्युइनली शामिल है तो मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ, तो फिर इनको जो है ना, इनको ट्राई किया जाता प्राइवेट कंप्लेंट में, तो उसकी सैंक्टिटी ज्यादा है। नूर अलाई केस 1966, उसके तहत जो पुलिस केस है वो सब वो रुक जाएगा, और जो प्राइवेट कंप्लेंट है, जो कंप्लेंट केस है वो चलेगा, और प्राइवेट कंप्लेंट में जो एविडेंस रिकॉर्ड होगी वही पुलिस केस में पड़ी जाएगी। तो प्राइवेट कंप्लेंट में अगर जजाद सा हो जाती तो वही सुपरसीड करेगा, पुलिस केस पीछे रह जाए। नहीं तो 109 के तहत इसके बड़े भाई अमीर मौसफ को भी शामिल किया गया है शूटर के बयान पर कि मैंने फलां बंदे के कहने के ऊपर जो ये हुआ किया है। देखिए वो तो बहुत वीक एविडेंस है ना, वो तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो अक्यूज है उसकी सोल स्टेटमेंट पे आप ना किसी को सजा दे सकते हैं ना जजा दे सकते हैं, अनटिल और अनलेस आपको उसको कोरोबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस, उसको अटैच करने वाला, उसको जोड़ने वाली शहादत नहीं आपको मिलती, उतनी देर तक कुछ नहीं हो सकता। आप ये कह रहे हैं कि अब ये केस का धड़कता हो चुका है, अब इसमें कुछ बाकी नहीं रहा। मेरे ख्याल में इसमें कुछ बाकी नहीं है, सिर्फ जो ख्वारी है साल की हो जाए, 2 की हो जाए, और वो एवेंचुअली उन्होंने एक्विटी होना चारों की उसने बिल्कुल क्लियर कर। ये बहुत बड़ी बात है। मैं फिर कह रहा हूँ कि कानून फिर ये इस तरह की इसमें गलती कहाँ वैसे नजर आ रही है? आपका जो गलती फ्लक्चुएशन पे नजर आ रही है, इतनी बड़ी 180 डिग्री की आपने जो है ना वहां से टर्न ले लिया। पहले आई विटनेस कह रहा है ये 2 मुलजम थे, फिर कह रहा है ये 2 मुलजम है। 180 डिग्री का टिल्ट है, और 180 डिग्री के टिल्ट पे अक्यूज को तो सिर्फ चाहिए कानून के मुताबिक कि स्लाइड सा डाउट। कानून ये है कि अक्यूज्ड इज अ फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ, एंड इफ देयर इज द स्लाइटेस्ट डाउट, तो वो ही इज एंटाइटल्ड टू पॉकेट द सेम। अच्छा, इसमें मुझे एक चीज बताएं, कानून में कहा जाता है कि एफआईआर का इंदराज लेट हुआ तो वो भी वक़्त मशकूक हो गया। हाँ यस, वो भी हो गया। एफआईआर का इंदराज बर वक्त हुआ और मैंने अगर कोई बयान दे दिया, हाँ, तो उस बयान पे उस वक्त मैं हवास में नहीं था या चीजें बेहतर नहीं थी समझ आई, फिर बाद में मुझे समझ आई नहीं ये वाला, इसमें कोई कानून में इनको फेवर मिलनी है? नहीं, वो तो ये तो उससे भी ज्यादा डेट्रीमेंटल है जो पहले है, ये तो उसको केस को उससे भी खराब कर देगा कि उस वक्त आप हवास बागता थे, मीनिंग देयर बाय कि आपको कोई साइकोलॉजिकल इश्यू है, मेंटल इश्यू है। अगर आप उस वक्त हवास बागता इस सदमे की वजह से, तो आप बाद में आपने मेडिकल चेकअप करवाया कि जब आपने ये स्टेटमेंट दिया कि उस वक्त आप ठीक थे, ये तो उससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। यानी कि आप कह रहे हैं सूरत हाल ऑलमोस्ट जो है अब बराज फैमिली की फेवर में जा रही है। हाँ जी, एक्विटल की तरफ जा रही है, इसमें कोई खत्म होने जा रहा है, बिल्कुल खत्म होने जा रहा है। इसमें ना अहली हम पुलिस की लिखे कहेंगे या कानूनी टीम की। मेरे ख्याल में कि दोनों ने अपना अपना रोल पूरा अदा किया है। कानूनी टीम को ये देखना चाहिए कि 180 डिग्री का टिल्ट हम कैसे ले रहे हैं, ऐसे ऐसे 180 डिग्री का टिल्ट नहीं। सबसे पहले हमाकत ये की कि जो बंदे वहां पे इन्वॉल्व नहीं है, जो इनोसेंट बीच में डाल दिए। देखिए कहते हैं जुर्म निशान छोड़ता है, और स्पेशली जो कत्ल है ये छुपता नहीं है। तो इनको चाहिए था कि जो सच्चा हुआ है उसमें रहते, उस पे रहते, तो इसके मुल्जमान पकड़े जाने थे सूनर और लेटर। हाई प्रोफाइल केस था और उनको सजाएं हो जानी थी। इन्होंने अपनी पुरानी रंजिश और दुश्मनी की बुनियाद पे इनोसेंट लोगों को जो है उनको नॉमिनेट किया, और अल्लाह ताला की जात जो कानून कुदरत है वो भी कहीं ना कहीं काम कर रहा है। मैन मेड लॉ जरूर आपको दुनियावी तौर पर फंसा देते हैं, लेकिन लॉ ऑफ नेचर जो है वो जब काम करता है ना, उसके आगे सारे लॉ जो है ना पानी की तरह बह जाते हैं, तिनकों की तरह बह जाते हैं। बहुत शुक्रिया शाहीन साहब। साहब से हमारी बात हो रही थी, इन्होंने इस एफआईआर से मुतालिक बड़े होशमंद की शफाफियत बताया कि कुछ गलत इकदाम की वजह से अब इस एफआईआर में कोई खास जगह बाकी नहीं रही, और अमीर फतेह और कैसर भट्ट के जो है बरी होने के इम्कान बहुत ज्यादा रोशन हो चुके हैं। इस केस में मजीद जो अपडेट होगी उससे आपको दोबारा आगाह करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह के बाद।